हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात उपचुनाव के दंगल की। रैगांव उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ताबड़तोड़ 3 सभाएं की। यहां पर मुख्यमंत्री ने पहली सभा महतैन, तो दूसरी सभा श्रीनगर और आखिरी सभा सिद्धपुरा में की। तीनों जगह उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम आज उसी चित परिचित अंदाज में नजर आए उन्होंने संबल योजना समेत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि मैं झूठ बोलता हूं। वहीं सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि झूठ तो कांग्रेस बोलती है। 15 महीने की सरकार के दौरान कांग्रेस ने युवाओं को महंगाई भत्ता और किसानों का ऋण माफ करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। वहीं कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। सीएम ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो अपनी सरकार के दौरान जनता से रोते फिरते थे कि पैसे नहीं है, और यदि पैसे नहीं है तो काहे के मुख्यमंत्री। तुमने कर्जा माफी का वादा किया, वादा पूरा नहीं किया, डिफाल्टर कर गए किसानों को। कमलनाथ और कांग्रेस बड़ी चमक दमक के आई थी, नौजवानों 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 पैसा दिया किसी को बेरोजगारी भत्ता? अरे दिया क्या? अरे बोलो दिया क्या? तो झूठा मैं की कमलनाथ? अरे जोर से बताओ, मैं झूठा की कमलनाथ? कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर दौरे के दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला कांड में एक समाचार पत्र समूह सहित उनके बेटे की संलिप्तता बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं लोकायुक्त इस मामले में गिरफ्तार न करे, और इसलिए कमलनाथ लोकायुक्त के अलावा अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। VD शर्मा ने कहा कि देश कानून से चलता है। जिस तरह से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वो और उनके बेटे के मामले में अखबार से लेकर सारे साक्ष्य जो आए हैं, मध्य प्रदेश उनसे ये पूछ रहा है कि आपने जो घोटाला किया, जो दलाली खाई और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, उनको डर है कि कहीं लोकायुक्त उनको जेल न भेज दे। वो तो सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़े करते हैं, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। जिनके पास कुछ बचता नहीं है, वो प्रश्न खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये कमलनाथ की खींच है, क्योंकि जिस प्रकार से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वो और उनके सारे साक्ष्य जो आए हैं, मध्य प्रदेश उनसे पूछ रहा है कि आप इसने जो घोटाला किया है, जो दलाली खाई और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, उनको डर है कि लोकायुक्त कहीं उनको जेल न भेज दे। मध्य प्रदेश की सियासत में दलितों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में वाल्मीकि जयंती के जरिए 2023 के चुनाव की सियासी फसल का बीज बो दिया। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर इस बार वाल्मीकि जयंती खास रही है। सबसे ज्यादा रौनक राजनीतिक दलों के कार्यालय में नजर आई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ और शोभा यात्रा भी निकाली गई, तो वहीं कांग्रेस ने PCC दफ्तर में वाल्मीकि समाज के लोगों का सम्मान कर अपना दलित प्रेम दिखाया। खंडवा लोकसभा समेत रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा उपचुनाव में अब महज 2 हफ्ते से कम का वक्त बचा है। लिहाजा वोटर्स का भरोसा जीतने दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। दूसरी तरफ वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस खुद को दलितों का बड़ा मसीहा साबित करने की होड़ में है। हालांकि दोनों का दावा है ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर इन 2 तस्वीरों पर जरा नजर डालें। पहली तस्वीर सत्तारूढ़ बीजेपी के भोपाल कार्यालय की है, जहां सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया और वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई। जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की, जहां वाल्मीकि समाज का एक सम्मेलन हुआ। दोनों ही जगह पार्टी नेताओं ने वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर
महर्षि वाल्मीकि का पूजन करने के साथ साथ दलित समाज के लोगों का सम्मान किया। इस मौके पर दोनों तरफ से दावा किया गया कि वो ही वाल्मीकि समाज के सच्चे हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए केवल ये काम नहीं करती, वाल्मीकि की जयंती कोई आज नहीं मना रहे हैं, हम तो हमेशा से मनाते आए हैं। समझता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर साल वाल्मीकि जी की जयंती मनाती जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वर्ष होने के कारण उन्होंने किया, क्योंकि चुनाव की स्थिति है, उसे दिखावा कर रहे हैं। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी विभिन्न हमारे जो धर्म हैं उनके महापुरुषों की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ, बलिदान इत्यादि कार्यक्रम मनाती रही है। राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर महर्षि वाल्मीकि पर आधारित कैलेंडर का विमोचन किया। वहीं जोबट विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि वाल्मीकि जी हम सब के लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं हो सकती। जिस ढंग से उनने भगवान राम जो राज करते थे उसको चित्रित किया, वो महात्मा गांधी के लिए भी आदर्श था और रामराज आज हमारा भी आदर्श है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अब सवाल उठता है कि उपचुनाव से पहले वाल्मीकि जयंती पर दोनों दलों का दलित प्रेम आखिर जागा क्यों? इसे लेकर चुनावी गणित पूरी तरह साफ है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की 35 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स का साथ कांग्रेस पार्टी को मिला था, जबकि 2013 में बीजेपी ने इन 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। लिहाजा बीजेपी 2023 से पहले दलित वोटर्स को साधने के लिए संगठन में दलित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी वाल्मीकि जयंती के जरिए अपने इस वोट बैंक में पैठ को मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर वाल्मीकि जयंती के जरिए मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस दलितों का सच्चा हितैषी बनकर उपचुनाव की बैतरणी पार करना चाहती है। देखना होगा कि इसमें कामयाब कौन हो पाता है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प ले। और अब बात मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों की। भोपाल के लालघाटे स्थित ग्रेड सेपरेटर का निर्माण रोकने से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा अधिकारियों पर बरसे। दरअसल NHAI ने शहर के व्यवस्थित विकास के लिए जरूरी ग्रेड सेपरेटर का निर्माण रोक दिया। इसके अलावा नगर निगम ने भी यहां दूसरे विकास कार्य से संबंधित निर्माणों को टाला है। शिकायत मिलने पर विधायक रामेश्वर शर्मा अचानक मौके पर पहुंचे। साथ ही NHAI के रीजनल डायरेक्टर विवेक जायसवाल और नगर निगम कमिश्नर VS चौधरी कुलसानी को मौके पर बुलवाया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को लेकर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं विधायक ने अधिकारियों से ये भी कहा कि आप लोग ट्रांसफर लेकर चले जाएंगे, लेकिन लोगों की गालियां तो हमें पड़ेंगी। इस पर अधिकारियों ने दोबारा प्लानिंग कर निर्माण कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। अब इतने छोटे नाले को निर्माण करा देंगे, क्या करना है? और हमको आप तो चले जाओगे, गाली तो हमारे लाख रुपए है सर। क्या हुआ? 40 लाख में होता क्या है? आप ले लो हमसे 100 लाख रुपए, आप हम पूरे भोपाल से सर आप तो लेके आई थे इतने ढेर सारे फंड लेके आए, लेकिन 40 लाख में कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में बीते 5 सालों से ज्यादा समय से कर्मचारियों के सरकारी आवासों की रंगाई पुताई ही नहीं कराई गई है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने यह बताया कि सरकार मंत्रियों के बंगलों पर तो 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है, लेकिन प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के आवासों पर सरकार का ध्यान नहीं गया। मामले पर कई बार शासन प्रशासन स्तर पर चर्चा की गई। इसके बाद भी बेरंग, गंदे और खंडहर की तरह दिखने वाले सरकारी आवासों को लेकर सरकार ने कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता से लेकर पेंशनर्स की मांगों को भी पूरा नहीं किया। ऐसे में कर्मचारियों ने इस बार विरोध के चलते काली दीपावली मनाने का निर्णय लिया है। दीपावली के दिन कर्मचारी संगठनों द्वारा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने 8-10 सालों से सरकारी मकानों का ना तो संधारण कराया है, ना पुताई कराई है, ना उसमें टूट फूट है उसका सुधार कराया है। फर्जी वाउचर बना के केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
भोपाल नगर निगम के अधिकारियों पर मिली भगत के चलते मछली पालन के टेंडरों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मामला छोटे तालाब से जुड़ा हुआ है। वहीं गड़बड़ी को लेकर मछुआरों ने संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। मछुआरों ने यह आरोप लगाया है कि नगर निगम ने डिफॉल्टर आदर्श मछुआ कल्याण समिति को टेंडर देने की पूरी तैयारी की है। जिम्मेदारों ने 10 साल के लिए छोटा तालाब लीज पर देने की अनुशंसा की। वहीं अन्य समितियों के पदाधिकारियों का ये कहना है कि नगर निगम ने पहले भी आदर्श मछुआ कल्याण समिति को डिफॉल्टर घोषित किया है। तब मछली पकड़ने के लिए इस समिति ने तालाब में जहरीला पदार्थ मिलाया था। वहीं मामले की जांच में भी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम ने समिति को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही इस समिति पर प्रशासन ने 30,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। बावजूद इसके इस समिति को फिर से लीज दी जा रही है। डिमांड ये है कि जो भी नियम है नीति में लिखा गया है उसके हिसाब से पट्टा दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी समिति हो चाहे उनकी समिति। सभी संस्थाओं ने जिन्होंने यहाँ पर अपने आवेदन दिए हैं उनके समक्ष विचारण के लिए रखे जाएंगे और उसके आधार पर जो भी प्रकरण में निर्णय होगा और अनुशंसाएं आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कश्मीर के सोपिया में चले एनकाउंटर में वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत अपना शौर्य और वीरता दिखाते हुए शहीद हो गए। कर्णवीर सतना शहर के वार्ड नंबर 22 उतैली के रहने वाले रिटायर्ड फौजी राजू सिंह के बेटे थे। बेटी की शहादत की खबर सतना में उनके परिजनों तक पहुंच गई है। उनकी शहादत की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया है। रो रो कर मां की तबीयत भी खराब हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद कर्णवीर सिंह राजपूत भी शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक रात से ही आतंकियों के साथ चल रही इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों के दल के साथ सतना का लाल कर्णवीर भी मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन इसी बीच सुबह लगभग 4 बजे आतंकियों की गोली उनके सिर और सीने पर लग गई। इस मुठभेड़ में 5 और जवान घायल हुए हैं। वहीं 2 भाइयों में छोटे कर्णवीर की उम्र महज 26 वर्ष थी। जबलपुर में ईद मिलादुन्नबी के दौरान पुलिस पर जलते पटाखे बम फेंकने का वीडियो सामने आया और इसी घटना के बाद जुलूस में बवाल मचा था और देखते ही देखते पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये नजारा 19 अक्टूबर को मछली मार्केट इलाके का है। इसमें दिख रहा है कि जुलूस में शामिल कुछ लोग पुलिस कर्मियों पर एक के बाद एक कई जलते हुए पटाखे बम फेंकते हैं। फिलहाल गोहलपुर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या की कोशिश और बलवे की धाराओं में दर्ज अपराध में 70 आरोपियों की तलाश जारी है। शिवनी मालवा के घोगरा गांव में नर्मदा नदी में बीचों बीच नाव फंस गई। उस नाव में 5 लोग सवार थे। फंसे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद शिवनी मालवा एसडीएम अखिल राठौर ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू टीम की मदद से सभी को बचाया। रेस्क्यू टीम ने करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद नाव में सवार सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। नाव में सवार सभी 5 लोग काजली गांव नीलकंठ से सागर खेड़ा कला नदी के रास्ते नाव से जा रहे थे। तभी बीच धार में ये नाव फंस गई। इंदौर में नकली पुलिस अफसर बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तांत्रिक महिला सीमा उर्फ छोटू महाराज आरोपी रवि उर्फ राजवीर सोलंकी को अपना बेटा बताकर युवतियों और महिलाओं से मिलाते और बताते कि रवि पुलिस अफसर है। रवि ने झांसा देकर एक युवती को मंगेतर भी बनाया और 8 लाख रुपए के साथ एक्टिवा गाड़ी खरीदी। इसके बाद रवि और छोटू महाराज के हौसले और बढ़ गए और दोनों ने एक शोरूम संचालक की पत्नी को झांसा दिया और 20 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। ठगी के बाद महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। शिकायत के आधार पर जिस युवक को हमने गिरफ्तार किया था उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर पता चला कि वो उसका असली नाम रवि है, परंतु वो नाम बदलकर फर्जी आईडी बनाकर पुलिस की और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। इसीलिए जो 8 लाख रुपए थे वो उन्होंने प्राप्त किए थे, उसी आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया। इंदौर में नकली पत्रकारों पर कार्रवाई करते हुए देवेंद्र मराठा नाम के नकली पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। नकली पत्रकार देवेंद्र मराठा पर इंदौर के अलग अलग थानों में आधा दर्जन के करीब अपराध पुलिस ने दर्ज किए हैं। देवेंद्र मराठा ढाबा संचालक और पुलिस कर्मियों पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दबाव बनाकर पैसे मांगने का काम कर रहा था। पुलिस ने देवेंद्र मराठा पर एनएससी की कार्रवाई करने के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को प्रतिवेदन भेजा। वहीं नकली पत्रकार पर अब तक 5 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र मराठा पर पूर्व में भी कई अपराध दर्ज हैं। एसपी आशुतोष बागरी के मुताबिक फर्जी तरीके से यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी कर लिया गया है।
को मीडियाकर्मी बताता है और गलत खबर चलाने की धमकी दे करके उससे पैसे की मांग की उसने और उससे वसूली भी उसने, उसके प्रमाण उसने प्रस्तुत किए। एनएसए इसमें देवेंद्र नाम के आदमी पे हो रहा है, जिसने शुरुआत में जो है इसमें ढाबा संचालक को धमकाने का काम किया था। 2010 आने वाले समय में आपका शहर कैसा हो, इसके लिए सरकारें शहर विकास और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करती हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अक्सर ही काम समय पर नहीं हो पाता। दरअसल ग्वालियर शहर विकास के लिए साल 2015 में एक मास्टर प्लान 2021 लाया गया था। प्लान में 16 लाख की आबादी के हिसाब से ग्वालियर शहर की 427 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इलाके में न केवल रेजिडेंशियल और कमर्शियल बल्कि औद्योगिक विकास का खाका तैयार किया गया था। लेकिन इस मास्टर प्लान को लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इसमें आंशिक कार्य ही हो पाया है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज नारियल फोड़कर विकास कार्यों की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में भूल जाते हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल का ये कहना है कि 2021 तक का मास्टर प्लान था, लेकिन अब 2021 लगभग बीतने को है और यही कारण है कि अब 2035 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रवीण अग्रवाल का ये कहना है कि नए उद्योग क्षेत्र विकसित न होने से न केवल व्यापारियों को बल्कि पूरे ग्वालियर को नुकसान हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों के जो प्रावधान थे, ऐसा देखने में आया करीब 30% उसके अंदर उस जो सपना था उसको हम पूरा कर पाए। हालांकि ये 2 वर्ष उसके कोरोना काल के महत्वपूर्ण थे, जिसकी वजह से अच्छा अचीवमेंट हो सकता था, जो नहीं। मास्टर प्लान में जितना औद्योगिकरण होना था, जितनी निवेश आना था, वो स्थितियाँ तो बहुत विपरीत हैं। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के? भाजपा सरकार में स्वयं जो इनके नेता हैं वो ग्वालियर के विकास को लेके एकमत नहीं है। देखिए, मास्टर प्लान और औद्योगिक नीति 2 अलग अलग विषय हैं। शहर के मास्टर प्लान को 2021 में समाप्ति की ओर था, इसलिए ग्वालियर का नया 2035 तक का मास्टर प्लान आया है, जिसमें आने वाले 15 साल तक ग्वालियर किस तरह से नियोजित तरीके से विकसित होगा उसका पूरा खाका खींचा गया। राजधानी भोपाल में पढ़ने वाले 1000 से अधिक इंजीनियरिंग के होनहार छात्र छात्राओं को नगर निगम भोपाल में काम करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके काम के बदले मानदेय भी दिया जाएगा। दरअसल नगर निगम भोपाल द्वारा संपत्ति कर की गणना और प्रॉपर्टी के मूल्यांकन के लिए एक प्रयोग के तौर पर इंजीनियरिंग के 150 छात्रों से काम कराया गया था। छात्रों की मेहनत से नगर निगम के संपत्ति कर से मिलने वाले राजस्व में 40 करोड़ रुपए तक का इजाफा हुआ था, जिससे खुश होकर निगम ने फिर से छात्रों को मौका देने का ये फैसला लिया है। इससे छात्रों को पैसे के साथ ही सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसमें मेरिट के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों ने मतलब हेल्प किया था सर्वे करने के लिए और निर्धारण करने के बारे में, और हमारे कुछ अच्छे परिणाम आए थे। उस प्रकार जो लोग और तैयार होंगे उनसे भी हम काम कर लेंगे। मुरैना में लकड़बग्घे का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि जिले के पोरसा में आधी रात को लकड़बग्घा घुस आया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। लकड़बग्घे के हमले से 12 से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है। 3 में से एक महिला की हालत गंभीर होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं लकड़बग्घे ने कई मवेशियों को भी घायल किया है। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने लकड़बग्घे को घेर लिया और गोली मार दी। इस दौरान वन विभाग की उदासीनता को लेकर ग्रामीण नाराज भी नजर आए। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों की नाराजगी खत्म हुई। कुछ गंभीर 2-3 लोग घायल थे, उनको जो है वहाँ से पोरसा से रेफर किया गया है। और गांव वालों ने जो है उसकी आक्रामकता को देखते हुए उसको लकड़बग्घा को भी वहाँ पे उसको जो है न्यूट्रल कर दिया था। तो फॉरेस्ट की टीम को बुलाया गया और उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो पागल स्थिति में उसने काटा है लोगों को, तो वो जहर उनके अंदर ज़रूर है। तो मैंने अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात करी है और फॉरेस्ट के लोग भी यहाँ उपस्थित के लिए अभी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। मैंने सारे अधिकारियों को, मैंने एसडीएम को, एसडीओपी को और यहाँ फॉरेस्ट टीम को, थाने को, सभी को सूचना करी। देवास में माता टेकरी की महिमा अपरंपार है। मां के भक्त न सिर्फ उनके दर्शन लाभ के लिए पहुंचते हैं, बल्कि मां के दर पर दान भी दिल खोलकर करते हैं। दरअसल नवरात्रि के 9 दिन भक्तों ने मां के दरबार में जमकर दान किया और मां से मन की मुरादें भी मांगी। नवरात्रि के 9 दिन में दान किए गए करीब 41 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण और चिट्ठियां बरामद हुई हैं। चिट्ठियों में किसी ने पति की नौकरी तो किसी ने एग्जाम में अच्छे अंक आने की मुराद मांगी। वहीं बता दें कि नवरात्रि में टेकरी पर आए चढ़ावे की गणना सोमवार सुबह से प्रारंभ हुई और मंगलवार शाम को खत्म हुई।
सभी लोग मिलकर इसकी गणना कर रहे थे। करीब 41 लाख के आसपास की राशि प्राप्त हुई, जिसमें कि करीब 10% राशि हमारी ई दान से प्राप्त हुई है। क्योंकि कोविड के देखते हम चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग बारकोड के थ्रू या जो अपना पेटीएम गूगल पे होता है उसके थ्रू दान करें, और लोगों ने किया भी। काफ़ी संख्या में लोगों ने उस माध्यम को चुना। मशहूर पंडवानी लोक गायिका और पद्म विभूषण तीजन बाई राजधानी भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आयोजित घुमंतु समुदाय के संगोष्ठी में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोक गायन, घुमंतु समुदाय और उन पर बनने वाली फिल्म के बारे में IBC 24 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बचपन में बहुत ही दुख सहना पड़ा, लेकिन कला के कारण विदेश तक पहचान मिली। लोक गायन को लेकर उन्होंने कहा कि इसका प्रसार होना चाहिए, इसे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि भोपाल आकर बचपन की याद आ गई। अपने चीज को बच्चों को दे देना और वो बच्चे वो चीज को रख कर आगे बढ़ावे तो हमारे लिए तो आनंद की बात है ना। कि कलाकार को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रहे हैं। घुमंतु जातों के लिए जो ध्यान दे रहे हैं उस बात में हम खुद ही घुमंतु जात की लड़की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।